So the 11th question, central potential is a function of, it's a function of radius r. Central potential is written as, in a proportionality way, Vr is proportional to 1 over r. So it shows that it only depends upon r not theta or not phi. Okay, next question, question 12. The function representing matter wave must be complex. It has to be complex. Why? There can be many reasons. One of them is given on the same question paper. It's question 25. You need to find a probability current for a wave function expax, and इट्स अ रियल फंक्शन द मेन थिंग, इसमें कोई आयोटा नहीं है, यानी ये कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन नहीं है, ये रियल वेव फंक्शन है। तो अगर रियल वेव फंक्शन का प्रोबेबिलिटी करंट निकालें तो दैट कम्स आउट टू बी जीरो। प्रोबेबिलिटी करंट का फॉर्मूला मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सो द फॉर्मूला इज रिटन डाउन साइड, जे इज इक्वल टू एच कट ओवर 2mi साई स्टार इंटू डेल साई माइनस साई इंटू डेल साई स्टार। सो अगर आप इसका क्योंकि कॉम्प्लेक्स और रियल सेम है तो आपके पास ब्रैकेट्स में सेम आंसर आएगा एंड यू विल गेट जीरो। सो रियल वेव फंक्शन के लिए आपका प्रोबेबिलिटी करंट जीरो आता है, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट। सो द वेव फंक्शन हैज टू बी कॉम्प्लेक्स फॉर अ मैटर वेव। ओके, लेट्स मूव बैक टू वेयर वी वर। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स शुड बी वन। कम से कम जो बाउंड स्टेट होंगी किसी भी सिस्टम के लिए वो वन होंगी। सिंस नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स रिप्रेजेंट्स the interactions or how the matter will behave with incoming photon. So in all cases, how the shallow the well is or how thinner the well is, the least number of bound state has to be one। इससे जीरो नहीं हो सकती, इन शॉर्ट इससे ज़्यादा हो सकती हैं। ओके, क्रोनिकल डेल्टा जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई की गई है। क्रोनिकल डेल्टा के जो सबस्क्रिप्ट्स हैं अगर वो बराबर नहीं होंगे, एम नॉट इक्वल टू एन, वी हैव क्रोनिकल डेल्टा इक्वल टू जीरो, विच वी कैन राइट इट एज okay, so it can be write it as chronicle delta so if basically it is written as sigma mn. In Google form I could not use the symbol, so I write it as shown. so इसकी सिर्फ दो वैल्यूज पॉसिबल है, either 1 और 0। 1 कब होगा? जब m इज इक्वल टू n होगा, यानी दोनों इंडिसेस सेम होंगे। और 0 कब होगा? m नॉट इक्वल्स टू n। तो जब भी हम समीशन यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट समीशन के रूल लगा रहे होते हैं आइंस्टाइन समीशन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर हम क्रोनिकल डेल्टा यूज करते हैं। वन ऑफ द फेमस एग्जांपल फॉर क्रोनिकल डेल्टा इज एनी डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स देखें तो इट फॉलोज क्रोनिकल डेल्टा रूल। आई एम राइटिंग टू स्लो। ओके, सो डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी होगी वो क्रोनिकल डेल्टा के रूल को फॉलो करेगी। मिसाल के तौर पर वी हैव दिस मैट्रिक्स 1 1 1 and it has to be identity of course। so इन मैट्रिक्स के वो एलिमेंट्स जहाँ पे नंबर रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स सेम है उसके लिए आंसर 1 है, और वो इंडेक्सेस जिनके लिए रो और कॉलम डिफरेंट है
उसके लिए क्रोनिकल डेल्टा 0 है। अच्छा, क्रोनिकल डेल्टा इज यूज फॉर 2 वेरिएबल। अगर आपके पास 3 वेरिएबल आ जाए, फॉर एग्जांपल हम 3D में हमारे पास है x, y, z और अदरवाइज ijk यूनिट वेक्टर्स, तो वी यूज लेविच-विटा टेंसर। आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं कि लेविच-विटा टेंसर कैसे वर्कआउट करता है। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी होगी। या आंसर होगा 1 जब परमुटेशन फॉलो होगी, या आंसर होगा -1 जब परमुटेशन रिवर्स में फॉलो होगी यानी kj आए, या अदर वे अराउंड। और अगर जब सेम हो जाएंगे i और j और इनमें से कोई भी दो, तो फिर इसका आंसर 0 होगा। यू कुड सर्च इट अराउंड फॉर द लेविच-विटा टेंसर। Okay, back to question 15. So Hamiltonian for simple harmonic oscillator is given as, so this is the kinetic energy p square over 2m, and this is the potential energy for a simple harmonic oscillator half kx square. So this is the answer. Question 16. This is the wave function for a infinite square well. तो इसके लिए जो a है वो square root 2 over l है. So you just need to remember it. इसकी एनर्जी भी याद रखी जा सकती है। द ऑपरेटर गिवन इज, तो इसमें अगर आप इसकी एक्सपोनेंट को सोल्व करें जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था, सो इट डजंट गिव यू द सेम आंसर डैगर के लिए, सो इट इज नॉट एन हर्मिशियन ऑपरेटर। और अगर आप इसको यूनिटरी के लिए चेक करें तो इट टर्न्स आउट टू बी अ यूनिटरी ऑपरेटर। सो दिस इज द ऑपरेटर, this dagger will be e की power minus ja, which is not equal, so it's not an Hermitian. But if you do a into a dagger, it will be a 1, so it is an example of a unitary operator as we were discussing. So question 17 is done, so it will be unitary operator. Question 18. तो स्पिन पॉलीमेट्रिसेस एंटी कम्यूट करते हैं, यू कैन वेरीफाई इट। जस्ट सिग्मा एक्स को सिग्मा वाई से मल्टीप्लाई करें, सिग्मा वाई को सिग्मा एक्स से, जब आप इसको प्लस करेंगे यू विल गेट 0, विच इज द डेफिनेशन ऑफ एन एंटी कम्यूट। फॉर l इज इक्वल टू 3 यू नीड टू फाइंड द पॉसिबल क्वांटम नंबर्स। यू नो कि हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स हैं वो हैं n, l, m एंड s। तो यहाँ पे l की कीमत दी हुई है और हमने n को प्रेडिक्ट करना है और m l को प्रेडिक्ट करना है। सो वी हैव l इज इक्वल टू 3, सो हमें पता है कि n की वैल्यू और l की वैल्यू का क्या रिलेशन होता है कि n की जो वैल्यू दी गई हो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास l की वैल्यू होगी n-1, और उस l के अकॉर्डिंगली आपके पास ml की वैल्यू होगी -l to l, यानी -l से स्टार्ट होगा और उसकी वैल्यू +l तक जाएगी। सो इन आवर केस l की वैल्यू 3 है, सो n की वैल्यू जो है +1 होगी, सो इट विल बी 4, l की वैल्यू 3 और ml की वैल्यू -3 और +3 के दरमियान कोई भी हो सकती है, -3, -2, -1, 0, 1, 2। अब देखें इसके साथ कोई भी वो पॉसिबल आंसर आपको बना के दे सकता है। तो ये ml की वैल्यू है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू पूछी गई है। सो क्वेश्चन में हमारे पास है n की वैल्यू 4 और ml की वैल्यू 3। इफ वी सी के n की वैल्यू 4 और ml की वैल्यू 3 पॉसिबल है, सो वी विल गो फॉर द C case. No two fermions can have the same quantum number is a very famous Pauli exclusion principle which is not written here, so it will be none of these. Pauli exclusion principle, कोई भी दो fermions का same quantum number नहीं हो सकता, यानी इसमें n, l, m और ms ये दो fermions के लिए सेम नहीं हो सकती, इस वजह से एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन में हम जाते हैं। Okay, next question is 21 which is again relevant to spin quantum number.
वो कह रहे हैं n की वैल्यू 2 हो तो पॉसिबल वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगी, वो हमेशा -1/2 और +1/2 ही होंगी, अपार्ट फ्रॉम के स्पिन, क्योंकि स्पिन अप और स्पिन डाउन ही हो सकती है फॉर अ फर्मियोन, सो इट हैज टू बी -1/2 और 1/2 अपार्ट फ्रॉम के एंड एल की क्या वैल्यू है। देन वी हैव क्वेश्चन 22 कि अगर n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू क्या होंगी। सो अगर हम सेम उसी को ही कैरी आउट करें, सो n की वैल्यू हमारे पास 1 है इस दफ़ा, तो l की वैल्यू n-1 होगी, सो इट हैज़ टू बी 0, और उसकी वैल्यू यानी l से स्टार्ट और l पे एंड होगी तो 0 मीन 0, सो n इज 1, l इज 0 और ml इज 0, और इसके साथ स्पिन अगर आप लगाना चाहें तो दैट विल बी +-1/2। तो ये बेसिकली कितनी वैल्यूज बनती हैं, 2 सॉरी, 100 +1/2, 100 -1/2। सो यहाँ पे ज़ाहिर उसका जिक्र नहीं है, सो हमारे पास फिर वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 1, l और m इज इक्वल टू 0, सो बी इज द आंसर। आइगन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को आपने सोल्व करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है और वहां से हमने आइगन वैल्यू निकालनी है। सो द गिवन मैट्रिक्स इज 0 1 -2 -3, 0 1 -2 -3, so it is 0 1 -2 -3, एंड इफ यू कुड रिकॉल कि हमने क्या करना है इस मैट्रिक्स में से कि डायगोनल एंट्रीज में से लैम्डा ए माइनस करना है, सो ए माइनस लैम्डा आई will be simply equals to minus lambda 1 -2 and -3। सो इसमें से हम नेक्स्ट थिंग वास कि इसका डिटर्मिनेंट लें a माइनस लैम्डा आई का, और उसको आप 0 के इक्वल रख दें, तो जो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी वो बेसिकली आपके पास आइगन वैल्यूज होंगी। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लें तो इट विल बी माइनस माइनस इंटू प्लस 3 लैम्डा एंड माइनस माइनस प्लस इंटू 2, तो यहाँ से अगर आप लैम्डा को सोल्व करें, oh sorry, it has to be minus lambda here, sorry I miss it, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज में से माइनस करना है। सो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, लेट मी erase it, plus lambda square, and then you do the minus thing from by the formula, so minus minus plus 2। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2, सो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू -2 और एक वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू -1। यू कैन अप्लाई द फैक्टराइजेशन और यू कैन अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला वट एवर यू लाइक। तो यहाँ से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -2 -1, विच इज द सी केस हेयर। The eigenvalues of the diagonal matrix is simply the diagonal elements। ये हमने थ्योरम देखा था, आप इसको जस्ट लाइक लास्ट टाइम प्रूव भी कर सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होंगी उसकी आइगन वैल्यू सिर्फ डायगोनल एंट्रीज ही होती हैं, कोई प्रोडक्ट कोई करने की जरूरत नहीं होती वहां पे। The next question we have done already, probability current for a wave function EX रियल वेव फंक्शन की। अच्छा ये ट्रिक है ना कि अगर आपको रियल वेव फंक्शन दिया गया और प्रोबेबिलिटी करंट दिया गया, यू डोंट नीड टू अप्लाई अ फॉर्मूला, यू जस्ट नो इट्स आंसर विल बी 0। ओके, so Klein-Gordon equation is used for Klein-Gordon is used for specifically those particles which have is used for the particles with spin 0। सो यहाँ पे स्पिन 0, फर्मियोन की स्पिन 1/2 है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन 1/2 है, हाइड्रोन्स की स्पिन हाइड्रोन में आते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन उनकी स्पिन भी 1/2 है। सो केजी इक्वेशन इज यूज फॉर ओनली फॉर दोज पार्टिकल विच हैव स्पिन 0। स्पिन 0 पार्टिकल कौन से हो सकते हैं, पाइons पाई मेसॉन्स।
So pion and pi meson. There is another very famous interaction which have spin zero, which is known as Higgs boson. तो हिग्स बोसोन भी पूछा जा सकता है. हिग्स बोसोन विच इज अ सॉर्ट ऑफ द थिंग जिसकी वजह से मास होता है ऑब्जेक्ट्स का, तो उसकी स्पिन भी जीरो होती है. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 27. Which quantum picture is closest to the classical treatment, that is Heisenberg picture, जिसमें हम मैट्रिक्स मैकेनिज्म यूज करते हैं. We have discussed it before कि Heisenberg picture श्रोडिंगर टोटली क्वांटम बेस्ड है, इंटरेक्शन पिक्चर क्वांटम फील्ड थ्योरी और हायर ऑर्डर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे जाती है. हाइजेनबर्ग इज क्लोजेस्ट टू द क्लासिकल ट्रीटमेंट. Okay, so electron emission from the surface of a matter in presence of electric field is known as cold emission. The word is written here, you can search out it for. Cold emission is basically the term इसलिए इंट्रोड्यूस की गई इन ऑपोजिट टू द थर्मियोनिक एमिशन. थर्मियोनिक एमिशन में होता है कि जब हम मेटल को हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं. इसमें हम मेटल को हीट नहीं करते बल्कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. सो दैट इज नोन एज कोल्ड एमिशन. और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल भी कोल्ड एमिशन ही है. स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप इज बेस्ड on the principle of cold emission. Okay, WKB method is a semi-classical approximation. It is used for calculating tunneling rate. It is also works only with time independent Schrodinger wave equation. So the answer is all of these. WKB method भी सेमी क्लासिकल ट्रीटमेंट में आता है और इसको हम सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एच साई इक्वल टू ई साई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप टनलिंग रेट कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. Okay, to approximate the ground state energy we use variational method of variation. टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट कब यूज होगी? जब आपके पास हैमिल्टोनियन लिखा जा सकता है एज अ सम ऑफ परटर्ब्ड एंड अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन. जब ये सिचुएशन नहीं है और आपने ग्राउंड स्टेट एनर्जीज निकालनी है तो हम मेथड ऑफ वेरिएशन यूज करेंगे, वेरिएशनल प्रिंसिपल. और अगर आपने टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन दी गई है और आपने क्लासिकल ट्रीटमेंट में कोई चीज वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वी यूज WKB मेथड. Fermi Gordon rule is a special type of time dependent perturbation theory. Time dependent perturbation theory में हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. उस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को जब हमें कंटिन्यूस मीडिया के लिए सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास रिलेशन बचता है दैट इज नोन एज फर्मी गोल्डन रूल. सो यू कैन रिमेंबर के फर्मी गोल्डन रूल इज अ consequence or a special case of time dependent perturbation theory. H psi is equal to E psi and H phi is equal to phi phi. This is strictly known as डिजेनरेट स्टेट्स. डिजेनरेट स्टेट्स की क्या तारीफ है कि अगर दो स्टेट्स डिफरेंट स्टेट्स जो कि यहाँ पे साई और फाई हैं वो आपको सेम एनर्जी की वैल्यू दें विच इज ई हेयर एज वेल ई हेयर, सो उन्हें हम कहते हैं डिजेनरेट स्टेट्स. सो इसका आंसर बी होगा. Z-man effect is observed in the presence of magnetic field. Z-man effect सिर्फ तब ऑब्जर्व होता है जब आप एक एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक फील्ड की सेंस में कर रहे हो. इट्स अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. सो वहाँ से इसे आप मजीद सर्च आउट कर सकते हैं. जब हम मॉडर्न फिजिक्स करेंगे तो इसको हम थोरोली गो थ्रू कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट इज क्वार्क्स हैव सिमेट्रिक वेव फंक्शन और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस. तो क्वार्क की अगर स्पिन देखें तो क्वार्क्स की स्पिन जो है, क्वार्क्स हैव एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन और क्वार्क्स के लिए आप स्टैंडर्ड मॉडल जरूर याद रखें. द स्टैंडर्ड मॉडल इज, so one can see clearly from this picture that up quark have spin 2 by 3, down quark have a spin 2 by 3, sorry, down quark has a spin all have spin 1 by 2, just like I'm basically talking about the charge thing. तो जो लेप्टॉन्स हैं उनका चार्ज भी 1 by 2 है, स्पिन 1 by 2 है, चार्ज माइनस है या जीरो है. सो दिस इज हिग्स बोसोन विद जीरो चार्ज एंड जीरो स्पिन. और बाकी ये सारे आपके रेलिवेंट डिटेल्स हैं, सो यू शुड रिमेंबर इट फॉर दैट. सो यहाँ पे मेन यही है कि क्योंकि क्वार्क स्पिन हाफ जस्ट लाइक फर्मियोन्स है तो उसका एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा. तो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन इज रेलिवेंट टू फर्मियोनिक बिहेवियर. Okay, next is question 36.
द आइगन वैल्यूज फॉर परमुटेशन ऑपरेटर आर +1 एंड -1। इसी वजह से हमारा एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन आता है जिसके लिए हम एक आइगन वैल्यू यूज करते हैं, वी हैव -1 फॉर द अदर एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, तो वो आइगन वैल्यूज की वजह से ही है। ओके, आइडेंटिकल क्लासिकल पार्टिकल्स आर distinguishable whereas identical quantum particles are indistinguishable। क्लासिकली में हम लेबल कर सकते हैं कि ये पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल ये है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। The polynomial associated with harmonic oscillator are हर्माइट पॉलिनोमियल, H फॉर हर्माइट, H फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो वेव फंक्शन है उसको आप हर्माइट पॉलिनोमियल की सेंस में लिख सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, यू कैन सर्च इट अराउंड, अदरवाइज यू कैन सिंपली रिमेंबर H फॉर हार्मोनिक, H फॉर हर्माइट। फॉर हाइड्रोजन एटम वी यूज लगवेर एंड लेजेंडर बोथ, डिपेंड अपॉन के कौन से आप सिमेट्री को देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में एक बेसिकली आपका जो वेव फंक्शन है उसके अंदर ये टर्म्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस इन्वॉल्व होती हैं। सो ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज नॉन डीजेनरेट एज रिटन कि ग्राउंड स्टेट है, बाकी क्योंकि 111 ओनली वन थिंग है, सो इट इज रिप्रेजेंट्स अ नॉन डीजेनरेसी। आगे है क्वेश्चन 41 विच सेज दैट टोटल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन n, और अगर n की वैल्यू 2 है तो l की काफ़ी वैल्यू होंगी, l की वैल्यू 0 होगी, l की वैल्यू 1 होगी, और l की वैल्यू 0 के लिए आगे ml की वैल्यू 0 होगी, l की वैल्यू 1 के लिए ml की वैल्यू -1 0 1 होगी। सो आपका n अगर 2 देखें तो आपके पास काफ़ी वैल्यूज आ रही हैं। सो इसमें कितनी डीजेनरेसी होगी? सो ये डीजेनरेसी जो है आप इस रिलेशन में देख सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0, ml की वैल्यू 0 है, तो आगे दो स्पिन आ जाएंगी, -1/2 +1/2, तो यहाँ से आपकी दो स्टेट बन जाएंगी। सो ए फॉर n is equal to 2 and l is equal to 2 we have two states with same energy। then n is equal to 2 के लिए l is equal to 1 है, और हर एक l की वैल्यू के लिए आपके पास 3 ml की वैल्यू हैं और फिर स्पिन्स हैं। सो आपके पास ये 6 स्टेट बन जाएंगे, तो 6 + 2 is 8, so n is equal to 2 has 8-fold degeneracy, और इसे आप एक फॉर्मूले की मदद से याद भी रख सकते हैं। सो n की वैल्यू 2 दर्ज करेंगे, सो 2 2s are 4 and 4 2s are 8। सो for n is equal to 2 we have 8-fold degeneracy for 1 square, we have 2-fold degeneracy। दिस इज फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, फॉर H हाइड्रोजन एटम की, उसमें डीजेनरेसी क्या होती है? सो दैट कम्स आउट टू बी सिंपली n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम, n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन। तो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, सो इसके लिए 2n स्क्वायर होगा, सो इट हैज 8-fold डीजेनरेसी। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा C। 42 पे आते हैं। 43 माइनस आयोटा एच डी बाई डी फाइव रिप्रेजेंट्स एल जी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो ये एल जी का एल एक्स एल और वाई का भी है, वो डिफिकल्ट है, सो होपफुली वो पेपर में आपको उससे नहीं पूछा जाएगा। द फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर नोन एज लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर, आल्सो नोन एज लैडर ऑपरेटर। फाइंड अ कम्यूटेशन रिलेशन फॉर द बोथ ऑपरेटर। इनका कम्यूटेशन रिलेशन 1 के इक्वल आता है, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें ए डैगर को ए के साथ, तो आप देख सकते हैं A² - B² का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और जब आप उसको सोल्व करेंगे तो ये बाहर से कट जाएगा, सो यू विल हैव ऑपरेटर विच इज नोन एज नंबर ऑपरेटर। क्वांटम टनलिंग इज ऑब्जर्व्ड इन फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में आप बेसिकली क्वांटम टनलिंग का फिनोमिना ही हो रहा होता है बाय ड्यूट्रियम एटसेट्रा। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कि जो भी ट्रांसमिशन होगी और जो भी रिफ्लेक्शन होगी उनका सम शुड बी इक्वल टू 1। In quantum mechanics, if the particle energy is E less than the potential of the region U, then the particle is always reflected back। This is the answer is no, क्योंकि हमें पता है क्वांटम मैकेनिक्स में टनलिंग हो सकती है। सो नो आंसर नहीं है, यस सॉरी यस आंसर नहीं है, नो है, कि इन सम केसेस देयर इज टनलिंग। सो जब भी क्वेश्चन में ऑलवेज आए पेपर में, यू हैव टू बी डैम श्योर कि आप जो लगा रहे हैं वो, अगर यस लगा रहे हैं तो वो आपको श्योर होना चाहिए। क्वेश्चन 42 है विच वाज अ थॉट क्वेश्चन। आपने सोचना था कि क्वांटम नंबर्स NLM में क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें हम ऑपरेटर LZ और L के लिए, L बेसिकली क्या है हमारे पास, L स्क्वायर ही है, लेकिन उसका अंडर रूट आप लेंगे तो L आ जाएगा।
So this is the eigenvalue which I was talking about कि आपके पास LZ के लिए जो आइगन वैल्यू आती है वो है एम एच कट और एल स्केयर के लिए जो आती है दैट इज एच स्केयर एल इंटू एल प्लस वन। तो अगर आप अंडर रूट की बात करें तो यहाँ पे एक स्केयर रूट आ जाएगा और उस और ये बेसिकली इस तरह निकल जैसे एल जी के लिए यहाँ पे माइनस एच कट है एल स्केयर के लिए टू एच कट स्केयर है। सो वी नीड अ कम्बिनेशन कि जिसमें एल और एल जी की जो वैल्यू है वो सेम आए। सो यू नीड टू थॉट अबाउट इट कि क्या ऐसा पॉसिबल है। So it means KLZ when apply on a psi, it gives an eigenvalue mh cut. For L square and for L in our case is this. So we need to figure out a special combination of M and a special combination for L which give us these eigenvalues to be same. ये जो eigenvalue हैं ये same हो. So you need to figure it out around again. Otherwise we will discuss it in the group. So basically that concludes your class, the discussion class. Okay, Allah Hafiz.